हेलो डॉक्टर्स। तो आज का हमारा टॉपिक है पोस्टमार्टम और ऑटोप्सी। इस पूरे लेक्चर के दौरान अगर आपको कहीं कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिएगा। हम कोशिश करेंगे हम आपकी ज़्यादा से ज़्यादा डाउट सॉल्व कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, दैट इज पोस्टमार्टम और ऑटोप्सी। समझते हैं कि पोस्टमार्टम क्या होता है, ऑटोप्सी क्या होती है। तो सपोज करिए आपके सामने एक डेड पर्सन है, एक डेड बॉडी है। तो अगर आप उस डेड पर्सन या डेड बॉडी का सिस्टमेटिक तरीके से एग्जामिनेशन करते हैं या फिर उस डेड बॉडी की सिस्टमेटिक तरीके से स्टडी करते हैं तो इसको हम ऑटोप्सी या फिर पोस्टमार्टम कहते हैं। आई रिपीट अगेन, आपके सामने एक डेड बॉडी है, उस डेड बॉडी की अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से स्टडी करते हैं या उस डेड बॉडी का सिस्टमेटिक तरीके से एग्जामिनेशन करते हैं तो इसको हम पोस्टमार्टम या ऑटोप्सी कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि डेड बॉडी का एग्जामिनेशन करके हमें क्या मिलेगा, क्यों कर रहे हैं हम। तो डेड बॉडी का एग्जामिनेशन हम इसलिए कर रहे हैं, हम ये जानना चाहते हैं कि जो पर्सन की डेथ हुई है उसका कॉज क्या है, उस पर्सन की डेथ क्यों हुई है, क्या रीजन रहा है उसके पीछे। साथ ही साथ हम ये जानना चाह रहे हैं कि डेथ जो हुई है वो नेचुरल डेथ है या अननेचुरल डेथ है। अगर अननेचुरल डेथ है तो हम ये भी जानना चाहते हैं कि वो एक एक्सीडेंट है, वो होमिसाइडल है, मर्डर है, या फिर वो एक सुसाइड है। इसके अलावा शायद हम ये भी जानना चाहते हैं कि जो पर्सन की डेथ हुई है वो कितने टाइम पहले हुई है। और ऐसी बहुत सारी ढेर सारी जो इंफॉर्मेशन है वो हमको उस डेड बॉडी से मिल सकती है। तो उस डेड बॉडी से हम ज्यादा से ज्यादा चीजें कंक्लूड कराना चाहते हैं। और ये कैसे पॉसिबल होगा, बाई सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन और सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ दैट डेड बॉडी। एंड दैट सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन और सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ डेड बॉडी इज नोन एज पोस्टमार्टम और ऑटोप्सी। पोस्टमार्टम या ऑटोप्सी करने के जो हमारे ग्राउंड्स हो सकते हैं वो मेडिकल ग्राउंड हो सकता है। यानी किसी पर्सन की अगर डेथ किसी डिसीज की वजह से हुई है तो हम ये जान सकते हैं कि उस डिसीज की वजह से उस डेड ऑर्गेनिज्म के अंदर, डेड पर्सन के अंदर कौन सा ऑर्गन अफेक्ट हुआ था। यानी उस डिसीज की वजह से उस पर्सन का कौन सा जो ऑर्गन्स थे वो अफेक्टेड हुए थे और किस लेवल पे अफेक्ट हुए थे। ऑटोप्सी या पोस्टमार्टम के लीगल ग्राउंड भी हो सकते हैं, जैसे कि हम ये जानना चाहते हैं कि पर्सन की जो डेथ हुई है वो कोई एक्सीडेंट है, वो कोई मर्डर है, या फिर वो कोई सुसाइड है। ऑटोप्सी परफॉर्म करने के साइंटिफिक पर्पज भी हो सकते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि पर्सन की बॉडी बिफोर डेथ, यानी कि जब वो लिविंग स्टेट में था, एंड आफ्टर डेथ, कि डेथ के बाद दोनों की बॉडी में क्या चेंजेस होते हैं। यानी पर्सन की बॉडी डेथ से पहले कैसी रहती है और डेथ के बाद कैसी होती है। ये साइंटिफिक पर्पज के तौर पे भी हम ऑटोप्सी परफॉर्म कर सकते हैं। साइंटिफिक पर्पज में हम ये भी जान सकते हैं कि ये भी जानने के लिए ऑटोप्सी परफॉर्म कर सकते हैं कि डेथ के बाद कौन सा ऑर्गन कितने टाइम के लिए फंक्शनल रह सकता है, ताकि हम ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में उसका यूज कर सकें। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट कि व्हाट इज पोस्टमार्टम एंड व्हाट इज ऑटोप्सी। ऑटोप्सी को हम एक और नाम देते हैं, हम इसको पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन और पीएमई भी बोलते हैं। शॉर्ट में हम इसको पीएमई बोलेंगे, ठीक है। पोस्टमार्टम या ऑटोप्सी को हम नेक्रोप्सी भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि नेक्रो वर्ड का मतलब होता है डेड बॉडी, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, नेक्रोप्सी। आपने नेक्रोसिस सुना होगा, डेड टिश्यू, जो आपने इन्फ्लेमेशन वगैरह में पढ़ा होगा, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट दैट ऑटोप्सी इज आल्सो नोन एज थैनेटॉप्सी। ऑटोप्सी को हम थैनेटॉप्सी भी बोलते हैं। ये बहुत मोस्ट कॉमनली यूज नहीं होता है, बट आप ध्यान रखिएगा कि ऑटोप्सी को हम थैनेटॉप्सी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि जो स्टडी ऑफ डेथ होता है, डेथ की जो स्टडी होती है उसको हम थैनेटोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थैनेटोलॉजी बोलते हैं। अब आपको ये जानना है कि थैनेटोलॉजी और थैनेटॉप्सी में क्या डिफरेंस है। अगर मैं कहता हूं कि स्टडी ऑफ डेथ इज थैनेटोलॉजी, यानी ये थ्योरेटिकल बात है कि हम डेथ की स्टडी को थैनेटोलॉजी बोलते हैं, हम डेथ की स्टडी को थैनेटोलॉजी बोलते हैं। ये एक क्या है, एक थ्योरेटिकल बात है। लेकिन स्टडी, जब हम डेथ की स्टडी करेंगे तो उस स्टडी में जो प्रोसीजर्स फॉलो होंगे, लाइक हमने पर्सन की डेड बॉडी ली, उसमें इंसीजन लगाया, फिर हमने कैविटीज ओपन करी, तो जो प्रोसीजर हम फॉलो कर रहे हैं, यानी इस स्टडी ऑफ डेथ में जो हम प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं, वो जो प्रोसीजर है वो थैनेटॉप्सी है। जो प्रोसीजर इन्वॉल्व होते हैं थैनेटोलॉजी में, इस थैनेटोलॉजी में यानी स्टडी ऑफ डेथ में जो प्रोसीजर्स फॉलो होते हैं वो प्रोसीजर्स क्या कहलाते हैं, थैनेटॉप्सी कहलाते हैं। बात समझ में आ गई। थैनेटोलॉजी एक थ्योरेटिकल टर्म है और इस थैनेटोलॉजी के लिए जो प्रोसीजर्स एप्लीकेबल होते हैं, जो इन्वॉल्व होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, हम थैनेटॉप्सी बोलते हैं, ठीक है। अब हम इसकी हिस्ट्री पे आते हैं। तो पहली जो ऑटोप्सी परफॉर्म हुई थी इंटरनेशनली, तो वो की थी वेरिग्नाना ने इन 1302, और ये इटली में परफॉर्म हुई थी। फर्स्ट मेडिको लीगल ऑटोप्सी अगर हम इंडिया में बात करें तो बकले ने परफॉर्म की थी मिस्टर व्हीलर पर, चेन्नई में, और ये एक आर्सेनिक पॉइजन का क्या था, केस था। अब हम थोड़ा डिटेल में और जानना चाहते हैं कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ ऑटोप्सी। ऑटोप्सी करने के हमारे क्या क्या पर्पस हो सकते हैं, क्या क्या फायदे हो सकते हैं, क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। तो ऑटोप्सी हम इसलिए भी परफॉर्म कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए कोई पर्सन है, उसको दफना दिया गया बहुत टाइम पहले, यानी उसकी बॉडी जो थी वो कंप्लीटली डिकम्पोज हो चुकी है, या फिर ऐसा हो सकता है कि जो कोई पर्सन है उसकी बॉडी कंप्लीटली बर्न हो चुकी है, काफी हद तक बर्न हो चुकी है, या फिर कभी कभी क्या हुआ कि किसी ने किसी का मर्डर करके उसकी जो बॉडी थी उसको म्यूटिलेटेड कर दिया, यानी उसका चेहरा मान लीजिए पत्थर से फोड़ दिया,
ताकि वो पहचान में ही ना आए। तो ऐसे केस में जहां पे आप नॉर्मल पर्सन उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकता कि बॉडी किसकी है, मेल है फीमेल है, या फिर अगर पता कर सकता है मेल है फीमेल है तो ये पर्सन कौन है, तो उस पर्सन का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए ऑटोप्सी की हेल्प ली जा सकती है। अब इसमें हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का इस्तेमाल करके रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ठीक है। सेकंड, हम कॉज ऑफ डेथ जानने के लिए भी ऑटोप्सी परफॉर्म करते हैं कि जो कॉज ऑफ डेथ था वो नेचुरल डेथ थी या फिर अननेचुरल डेथ थी। अगर अननेचुरल डेथ थी तो उसमें मैनर ऑफ डेथ क्या था, वो जो डेथ हुई थी वो एक्सीडेंट था कोई, वो कोई सुसाइड थी, या फिर कोई मर्डर था यानी होमिसाइडल का केस था। ऑटोप्सी की हेल्प से हम जिस पर्सन की डेथ हुई है उसकी डेथ का अप्रोक्सीमेट टाइम भी पता कर सकते हैं, मोड ऑफ डेथ भी पता कर सकते हैं कि किस मोड से डेथ हुई है, कोई इंजरी हुई थी, ठीक है, या फिर गोली लगी है उस इंसान को, या उसने पॉइजन खाया है, या फिर उसको मतलब मोड ऑफ डेथ भी हम क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। एज ऑफ इंजरी पता कर सकते हैं कि उस पर्सन की बॉडी पे अगर कोई इंजरी है तो वो उस इंजरी कितनी पुरानी है, कितने टाइम पहले उसको वो इंजरी हुई थी उसकी बॉडी पे। हम प्लेस ऑफ डेथ भी कंक्लूड कर सकते हैं। अगर आपने सीआईडी नाटक देखा हो तो डॉक्टर सालोके होते थे, वो क्या करते थे, डेड बॉडी की बॉडी पे जो डेड बॉडी जो होती थी उस पर जो मिट्टी वगैरह चिपकी होती थी तो उसको एग्जामिन करते थे कि अच्छा इस पे ये वाली सैंड है तो ये सैंड कहाँ पाई जाती है, वहां पाई जाती है, तो प्रॉबेबली ये पर्सन की डेथ उस जगह पर हुई है। तो उस पर्सन की बॉडी पे, डेड बॉडी पे जो भी चीजें स्टिक रहती हैं, मान लीजिए कुछ घास वगैरह उस पर स्टिक है तो शायद इसकी किसी ग्राउंड में डेथ हुई है, तो उससे आइडिया लगाया जा सकता है प्लेस ऑफ डेथ का भी। ऑटोप्सी की हेल्प से हम ये पता कर सकते हैं कि अगर किसी पर्सन का मर्डर हुआ है, अगर किसी पर्सन का मर्डर हुआ है तो उसमें कौन सा पॉइजन इस्तेमाल हुआ है या फिर कौन सा वेपन इस्तेमाल हुआ है जिसकी हेल्प से पर्सन की क्या की गई है, डेथ की गई है। अगर ये होमिसाइडल का केस है यानी मर्डर का केस है तो बहुत सारी चीजें कंक्लूड कर सकते हैं ऑटोप्सी की हेल्प से कि मर्डर करने में एक इंसान का हाथ है या एक से ज्यादा लोगों का इसमें हाथ रहा है। ठीक है। अगर मर्डर किया गया है किसी पर्सन का तो मर्डर के कुछ एविडेंसेस, जो मर्डरर है जिसने मर्डर किया है उसके कुछ एविडेंस जो होते हैं वो उस विक्टिम की बॉडी पे हमें मिल सकते हैं, जिससे हम ऑटोप्सी के केस में फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए जो मर्डरर था और उस विक्टिम के बीच में क्या हुआ होगा, फाइट रही होगी, तो ऐसा हो सकता है ड्यूरिंग फाइट की जो मर्डरर है उसका कोई हेयर्स या उसकी बॉडी की स्किन सेल्स उस विक्टिम की बॉडी पे आ गई हो, विक्टिम पे नेल्स वगैरह में आ गई हो, जिससे हम मर्डरर को आइडेंटिफाई कर सकें, तो वो एज एविडेंस भी वर्क कर सकता है जो हमें ऑटोप्सी के ड्यूरेशन में हमें मिलेगा। ठीक है। अच्छा, ऑटोप्सी की हेल्प से हम ये पता कर सकते हैं कि डेथ से पहले कोई अदर ऑफेंस तो नहीं हुआ था उस पर्सन के साथ, उस विक्टिम के साथ। जैसे कि मान लीजिए कि किसी पर्सन को छत से फेंक दिया गया और उसकी डेथ हो गई, तो आपको देखने के में ये लगेगा कि इसकी पर्सन की जो डेथ है वो ऊपर से गिरने से हुई है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि उसको फेंकने से पहले, ऊपर से नीचे से फेंकने से पहले उसका गला दबा के उसकी हत्या कर दी गई हो, या फिर उसका पहले रेप कर दिया गया हो। ठीक है। तो अगर किसी पर्सन के डेथ होने से पहले उसके साथ अगर कोई और ऑफेंस हुआ है तो उसको भी हम ऑटोप्सी की हेल्प से क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्लियर है ये बात? ठीक है। नेक्स्ट, अगर बॉडी को किसी एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर डिस्प्लेस किया गया है इन द केस ऑफ मर्डर, तो वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्योंकि बॉडी को खींच के ले जाया गया होगा। ठीक है। दूसरा, हम अगर मर्डर का केस है, होमिसाइडल का केस है, तो हम ये पता कर सकते हैं कि जो मर्डरर था और जो विक्टिम था उन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या रहा होगा। मान लीजिए एक ए पर्सन ने बी पर्सन को गोली मारी, तो ये गोली जो मारी है ये कितने डिस्टेंस से मारी गई है। मान लीजिए ए पर्सन ने किसी बी पर्सन पे बुलेट से फायर किया गया है, तो इन दोनों के बीच में अप्रोक्सीमेटली क्या डिस्टेंस रहा होगा, उसको भी हम क्या कर सकते हैं, ऑटोप्सी के केस में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा ऑटोप्सी का जो यूज है वो न्यूबॉर्न, अगर बेबी कोई पैदा हुआ है और वो जो बेबी पैदा हुआ है उसकी डेथ हो गई है, क्या हो गया, डेथ है, डेड बॉडी है, वो डेड बेबी है, तो हम ये पता कर सकते हैं कि इस बेबी की जो डेथ हुई है वो पैदा होने के बाद हुई है या फिर ये बच्चा मरा हुआ ही पैदा हुआ था, तो वो हम ऑटोप्सी की हेल्प से कंक्लूड कर सकते हैं। साथ ही साथ ऑटोप्सी का इस्तेमाल हम इस चीज में भी कर सकते हैं, अगर मान लीजिए हमें जमीन की खुदाई करने पर कंकाल मिलता है, स्केलेटन रिमेन्स मिलते हैं, तो उस स्केलेटल रिमेन्स, उसमें कुछ नहीं है, सिर्फ कंकाल है, सिर्फ स्केलेटल रिमेन्स है, तो उस स्केलेटल जो रिमेन्स है उसको आइडेंटिफाई करने में कि ये कितना पुराना है, ये मेल रहा होगा कि ये फीमेल रहा होगा, इसका कॉज ऑफ डेथ क्या रहा होगा, ये सब हम क्या कर सकते हैं, ऑटोप्सी की हेल्प से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट द पर्पस ऑफ ऑटोप्सी। नाउ वी विल डिस्कस विद यू अबाउट द टाइप्स ऑफ ऑटोप्सी। मैं बेसिकली आपको 9 तरह की ऑटोप्सी को समझाऊंगा। ठीक है। वन इज मेडिको लीगल ऑटोप्सी, सेकंड इज पैथोलॉजिकल और क्लिनिकल ऑटोप्सी, थर्ड इज साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी, फोर्थ इज वर्चुअल ऑटोप्सी, फिफ्थ इज नीडल ऑटोप्सी, सिक्स्थ इज एंडोस्कोपिक ऑटोप्सी,
7th इज ऑब्सक्योर ऑटोप्सी, 8th इज नेगेटिव ऑटोप्सी एंड 9th इज सेकंड ऑटोप्सी। तो ऐसी 9 तरह की ऑटोप्सी को मैं आपके सामने डिटेल में समझाने वाला हूं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे किसके साथ, मेडिको लीगल ऑटोप्सी के साथ। मेडिको लीगल ऑटोप्सी को हम क्या बोलते हैं, फॉरेंसिक ऑटोप्सी भी बोलते हैं। मेडिको लीगल ऑटोप्सी जो होती है वो मोस्ट कॉमन ऑटोप्सी होती है जो हमारे इंडिया में परफॉर्म होती है। आपको बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखना है कि जो मेडिको लीगल ऑटोप्सी होती है ये अननेचुरल डेथ के केस में परफॉर्म की जाती है। यानी कि अननेचुरल डेथ यानी कि एक्सीडेंट हुआ हो, मर्डर हुआ हो, सुसाइड हुआ हो, यानी अगर अननेचुरल डेथ हुई है तो उस केस में मेडिको लीगल ऑटोप्सी परफॉर्म की जाती है। और जो पर्पस होता है वो लॉ पर्पस यानी लीगल पर्पस के लिए क्या करते हैं, हम इसको परफॉर्म करते हैं। मेडिको लीगल ऑटोप्सी को परफॉर्म करने का जो ऑथराइजेशन है, जो परमिशन है, वो या तो पुलिस के थ्रू मिलेगी या फिर मजिस्ट्रेट के थ्रू मिलेगी। पुलिस 174 सीआरपीसी का यूज करके ऑथराइजेशन दे सकती है, इंक्वेस्ट दे सकती है ऑटोप्सी के लिए। मजिस्ट्रेट 176 सीआरपीसी का यूज करके क्या कर सकते हैं, ऑटोप्सी परफॉर्म करने का ऑथराइजेशन दे सकते हैं। ठीक है, मेडिको यानी अननेचुरल डेथ के केस में जब आप मेडिको लीगल ऑटोप्सी परफॉर्म कर रहे हैं तब वहां पे रिलेटिव्स का कंसेंट जरूरी नहीं होता। यानी जिस पर्सन की डेथ हुई है उसके रिलेटिव्स का कंसेंट आपको नहीं लेना है। ऑथराइजेशन कहां से लेना है, पुलिस से या फिर मजिस्ट्रेट से। जो परफॉर्मर होंगे, जो ऑटोप्सी परफॉर्म करेंगे, वो या तो फॉरेंसिक एक्सपर्ट होने चाहिए या फिर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर यानी आरएमपी होने चाहिए। मेडिको लीगल ऑटोप्सी जो कि अननेचुरल डेथ के केस में परफॉर्म की जाती है, इस केस में हम पूरी की पूरी बॉडी की ऑटोप्सी करते हैं, होल बॉडी की ऑटोप्सी करते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी की जो मेन 3 कैविटी है, जब हम पोस्टमार्टम करते हैं तो मेनली हम 3 कैविटीज पर फोकस करते हैं। 1 इज क्रेनियल कैविटी, 2nd इज थोरेसिक कैविटी एंड 3rd इज एब्डोमिनल कैविटी। जब आप मेडिको लीगल ऑटोप्सी परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको ये तीनों कैविटी डिटेल में एग्जामाइन करनी है। ऐसा नहीं हुआ है कि अगर पर्सन के सिर में चोट लगी है तो आपने उसकी सिर्फ क्रेनियल कैविटी को चेक कर लिया, बाकी पूरी बॉडी को छोड़ दिया। व्हेन यू आर परफॉर्मिंग द मेडिको लीगल ऑटोप्सी, आप उस पर्सन की ऑल 3 कैविटीज या फिर आप ये कहिए आप उस पर्सन की पूरी बॉडी का एग्जामिनेशन करेंगे, होल बॉडी एग्जामिनेशन करेंगे। स्पेसिफिकली चीफली 3 जो मेन कैविटी है, क्रेनियल कैविटी, थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी, आप तीनों को उसमें क्या करेंगे, एग्जामिन करेंगे। मेडिको लीगल ऑटोप्सी जो परफॉर्म की जाती है वो ये जानने के लिए परफॉर्म की जाती है कि कॉज ऑफ डेथ क्या रहा था, किसी इंजरी की वजह से डेथ हुई थी या किसी पॉइजन की वजह से डेथ हुई थी या फिर किसी अदर रीजन की वजह से डेथ हुई थी। मैनर ऑफ डेथ क्या रहा था, पर्सन की जो डेथ हुई है वो एक एक्सीडेंट है, वो एक मर्डर है या फिर सुसाइड है। मेडिको लीगल ऑटोप्सी हम टाइम भी पता करने के लिए परफॉर्म करते हैं कि इंसान की जो डेथ थी वो कब हुई थी। एक बार आपने मेडिकल लीगल ऑटोप्सी परफॉर्म कर दी तो जो डेड बॉडी होती है पर्सन की, आप ध्यान से सुनिएगा, ये हमेशा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को रिटर्न की जाती है, रिलेटिव्स को नहीं दी जाती। डेड बॉडी किसको दी जाती है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को, आईओ को दी जाती है, ना कि रिलेटिव्स को। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सेकंड ऑटोप्सी, दैट इज पैथोलॉजिकल ऑटोप्सी, जिसको हम क्लिनिकल ऑटोप्सी भी बोलते हैं। ये बेसिकली जो परफॉर्म की जाती है ये नेचुरल डेथ के केस में परफॉर्म की जाती है और ये डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए की जाती है या फिर रिसर्च पर्पस के लिए की जाती है। डायग्नोस्टिक पर्पस यानी कि अगर मान लीजिए किसी पर्सन की जो डेथ हुई है वो नेचुरल डेथ है लेकिन किसी डिसीज की वजह से हुई है, किसकी वजह से, किसी डिसीज की वजह से हुई है, तो हम डायग्नोसिस करना चाहेंगे कि इस डिसीज का क्या कंसिक्वेंस रहा है पर्सन की, उस पेशेंट की, उस डेड बॉडी की बॉडी पे, जो जिसकी डेथ हुई है, जो विक्टिम है उसकी बॉडी पे उस डिसीज का क्या कंसिक्वेंस रहा है, क्या इफेक्ट रहा है। तो हम वो डायग्नोस करना चाहें, रिसर्च करना चाहें तो उसके लिए हम क्या परफॉर्म करते हैं, पैथोलॉजिकल या क्लिनिकल ऑटोप्सी परफॉर्म करते हैं। ठीक है, जब हम पैथोलॉजिकल या क्लिनिकल ऑटोप्सी परफॉर्म करते हैं तो यहां हमें रिलेटिव्स का कंसेंट लेना जरूरी होता है और ये ऑटोप्सी भी किसके द्वारा परफॉर्म की जाएगी, आरएमपी, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा परफॉर्म की जाएगी। ठीक है, इस केस में जब आप पैथोलॉजिकल या क्लिनिकल ऑटोप्सी परफॉर्म करते हैं जो कि नेचुरल डेथ के लिए होती है, यहां पूरी बॉडी की ऑटोप्सी परफॉर्म करना जरूरी नहीं है। जिस स्पेसिफिक पार्ट की आप स्टडी करना चाहते हैं या जिस स्पेसिफिक पार्ट पे आप रिसर्च करना चाहते हैं, जिस स्पेसिफिक पार्ट का आप डायग्नोसिस करना चाहते हैं, आप सिर्फ उस कैविटी पे परफॉर्म कर सकते हैं ऑटोप्सी। यानी कि जैसा मैंने आपको बताया था मेडिको लीगल ऑटोप्सी में पूरी बॉडी का एग्जामिनेशन करना था, यहां पूरी बॉडी का एग्जामिनेशन करने की नीड नहीं है। अगर किसी के सर में चोट लगी है, आपको सर को एग्जामिन करना है तो आप क्रेनियल कैविटी खोल लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। अगर किसी का मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, हार्ट उसका जो है प्रॉब्लम है, तो आप थोरेसिक कैविटी खोलिए, बाकी को छोड़ दीजिए। एक बार यहाँ पे पैथोलॉजिकल या क्लिनिकल ऑटोप्सी आप परफॉर्म कर लेते हैं, जो डेड बॉडी जो होती है उसको आप किसको रिटर्न करेंगे, रिलेटिव्स को रिटर्न करके। जबकि मैंने आपको मेडिको लीगल ऑटोप्सी पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया था कि वहां पे ऑटोप्सी के बाद आप डेड बॉडी किसको देंगे, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को देंगे, आईओ को देंगे।
पैथोलॉजिकल और क्लिनिकल ऑटोप्सी की एक फॉर्म होती है जिसको हम बोलते हैं एकेडमिक ऑटोप्सी। क्या बोलते हैं? एकेडमिक ऑटोप्सी, जिसमें ऑटोप्सी कौन परफॉर्म करता है? एनाटॉमी के स्टूडेंट परफॉर्म करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोफेसर और कह सकते हैं रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। जो थर्ड ऑटोप्सी हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी। साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी कोई फिजिकल ऑटोप्सी नहीं है, यानी इसमें किसी पर्सन को लेके, डेड बॉडी को लेके उसके साथ चीड़ फाड़ नहीं की जाएगी, कोई कट इंसिजन उसके साथ नहीं लगाए जाएंगे। यानी फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी जो है वो कोई फिजिकल तरह की ऑटोप्सी नहीं है। यहां फिजिकल पोस्टमार्टम नहीं हो रहा पर्सन का, बल्कि यहां पे क्या हो रहा है, एक इंटरव्यू किया जाता है। किसके साथ? वो पर्सन जिसकी डेथ हुई है उसके फैमिली मेंबर्स के साथ, उसके रिलेटिव्स के साथ, उसके फ्रेंड्स के साथ, और उस पर्सन का सोशल मीडिया अकाउंट चेक किया जाता है। बेसिकली साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी जो होती है वो इस चीज के लिए परफॉर्म की जाती है कि जिस पर्सन ने सुसाइड की है उसकी सुसाइड करने से पहले, उसकी डेथ से पहले उसकी मेंटल स्टेट क्या रही होगी, ये जानने के लिए हम क्या करते हैं, साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी परफॉर्म करते हैं। ये जानने के लिए कि डेथ से पहले उस पर्सन की क्या रही थी, मेंटल स्टेट क्या रही थी। तो जब भी हमको कोई सुसाइड का केस देखने को मिलता है तो पहले हम साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी करते हैं, तब फिजिकल ऑटोप्सी करते हैं। तब फिजिकल में कौन सी ऑटोप्सी परफॉर्म करेंगे? मेडिको लीगल। तो अगर कोई सुसाइड का केस है तो पहले साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी, साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी के बाद क्या परफॉर्म करेंगे हम? फिर मेडिको लीगल ऑटोप्सी, क्योंकि नेचुरल डेथ है। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट इज वर्चुअल ऑटोप्सी, जिसको हम विटॉप्सी बोलते हैं, या फिर हमको जिसको डिजिटल ऑटोप्सी बोलते हैं। ये बेसिकली परफॉर्म होती है डेवलप्ड नेशन में। हम तो डेवलपिंग नेशन है इंडिया, तो ये डेवलप्ड नेशंस में परफॉर्म होती है। इसमें क्या करते हैं हम? विजुअल इमेजिंग टेक्निक्स यानी कि सीटी स्कैन, एमआरआई की हेल्प लेते हैं ये पता करने के लिए कि कॉज ऑफ डेथ क्या था। लेकिन सीटी स्कैन और एमआरआई की हेल्प से हम स्ट्रक्चरल लीजन्स को पता कर सकते हैं। यानी किसी पर्सन की बॉडी के अंदर अगर स्ट्रक्चरल कोई लीजन्स है, स्ट्रक्चरल कोई डैमेज है, तो उसको पता कर सकते हैं। लेकिन फिजियोलॉजिकल डैमेज जो होता है वो सीटी स्कैन या एमआरआई की हेल्प से हम विजुअलाइज नहीं कर सकते। तो ये क्या कर सकते हैं, एक ड्रॉबैक हो सकता है वर्चुअल ऑटोप्सी का। नेक्स्ट इज नीडल ऑटोप्सी। नीडल ऑटोप्सी में क्या करते हैं कि हम जिस भी टिश्यू को एग्जामाइन करना चाह रहे हैं उस टिश्यू का एक सैंपल लेते हैं, और सैंपल किसकी हेल्प से लेते हैं? एक बायोस्पाई नीडल होती है। उस बायोस्पाई नीडल को इंजेक्ट करके बॉडी के अंदर जो भी पर्टिकुलर हमारा ऑर्गन है जिसका हमें सैंपल लेना है, उसका उस नीडल की हेल्प से क्या लेते हैं, सैंपल ले लेते हैं, और उस सैंपल को हम क्या कर लेते हैं, एग्जामाइन करते हैं। इसको हम नीडल ऑटोप्सी बोलते हैं। एक और ऑटोप्सी का एक टाइप है जिसको हम बोलते हैं एंडोस्कोपिक ऑटोप्सी। क्या है? एंडोस्कोपिक ऑटोप्सी, जिसको हम की होल ऑटोप्सी भी बोलते हैं। तो कुछ केसेस में ऐसा देखने को मिला है कि जो भी विक्टिम होता है, जिसकी भी डेथ होती है, उसके जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वो ऑटोप्सी की परमिशन नहीं देना चाहते, क्योंकि ये मे बी उनका रिलीजियस बिलीफ हो सकता है कि हम किसी भी पर्सन की डेड बॉडी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना पसंद करते। तो अगर जो डिकीज्ड है उसकी फैमिली रिलीजियस रीजन की वजह से या किसी भी रीजन की वजह से ऑटोप्सी नहीं परफॉर्म करना चाहती, तो फिर हम उस पर्सन के ऊपर एंडोस्कोपिक या की होल ऑटोप्सी परफॉर्म करते हैं। इसमें क्या होता है कि हम उस पर्सन के अंदर एक बहुत ही छोटा सा होल बनाते हैं, एक बहुत छोटा सा माइन्यूट कट लगाते हैं, और फिर हम एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम एंडोस्कोप या लेप्रोस्कोप बोलते हैं, उसकी हेल्प से उस पर्सन के सारे इंटरनल ऑर्गन्स को क्या करते हैं, एग्जामिन करते हैं। मतलब जो भी हमें एग्जामिन कर रहे हैं उनको हम क्या करते हैं, एग्जामिन करते हैं। और ये ऑटोप्सी हमारी काफी एक्यूरेट भी रही है, काफी रैपिड भी रही है, और काफी कन्वीनियंट भी रही है। और इसमें बॉडी के अंदर भी बहुत ज्यादा डैमेज देखने को नहीं मिलता, बॉडी जो होती है पर्सन की वो इंटैक्ट रहती है। तो अभी जो मैंने आपको कुछ ऑटोप्सी पढ़ाई है, लाइक फिजियोलॉजिकल ऑटोप्सी, वर्चुअल ऑटोप्सी, नीडल ऑटोप्सी एंड एंडोस्कोपिक ऑटोप्सी, ये जो ऑटोप्सी है बेसिकली ये कंप्लीट ऑटोप्सी नहीं है, ये एग्जांपल है लिमिटेड ऑटोप्सी के। लिमिटेड ऑटोप्सी मतलब एनी ऑटोप्सी विच इज लेस देन कंप्लीट ऑटोप्सी। कंप्लीट ऑटोप्सी कौन सी थी? मैंने आपको बताया था मेडिको लीगल ऑटोप्सी और पैथोलॉजिकल या क्लिनिकल ऑटोप्सी। तो ये तो काउंट होती है कंप्लीट ऑटोप्सी में, बट ये जो मैं आपको बताइए साइकोलॉजिकल, वर्चुअल, नीडल एंड एंडोस्कोपिक, ये लिमिटेड ऑटोप्सी के एग्जांपल है, विच इज एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट ऑटोप्सी। ठीक है, नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट ऑब्सक्योर ऑटोप्सी। ऑब्सक्योर ऑटोप्सी वो ऑटोप्सी होती है जहां हम पर्सन का पोस्टमार्टम परफॉर्म करते हैं, लेकिन पोस्टमार्टम परफॉर्म करने के बाद हमें किसी कंक्लूजन पे नहीं आ पाते, हम ये पता नहीं कर पाते कि पर्सन की डेथ किस रीजन से हुई है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, कुछ एडिशनल इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है ये पता करने के लिए कि पर्सन की डेथ कैसे हुई थी। तो इसके लिए हमें कुछ लैब इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है, कुछ हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज करनी पड़ती हैं, या फिर कुछ टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडी करनी पड़ती है, ताकि हम एक फाइनल कंक्लूजन पे पहुंच सकें, पता कर सकें कि पर्सन की डेथ किस वजह से हुई थी। ऑब्सक्योर ऑटोप्सी एक तरह की मिनिमल फाइंडिंग होती है, यानी हम उस डेड बॉडी के बारे में बहुत कुछ ज्यादा पता नहीं कर पाए हैं,
अगर हमें पता करना है तो हमें कुछ एडिशनल इन्वेस्टिगेशन परफॉर्म करनी पड़ेंगी, लैब इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेंगी, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज करनी पड़ेंगी, टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडीज परफॉर्म करनी पड़ेंगी। इंडिया में जितनी भी ऑटोप्सी परफॉर्म होती है उसमें 20% केसेस हमें ऑब्सक्योर ऑटोप्सी को देखने को मिलते हैं, जहां रूटीन ऑटोप्सी परफॉर्म करने के बाद हम पता नहीं लगा पाते हैं कि कॉज ऑफ डेथ क्या था। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एडिशनल इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। नेक्स्ट इज नेगेटिव ऑटोप्सी। नेगेटिव ऑटोप्सी मतलब वो ऑटोप्सी जहां आपने सब कुछ कर लिया, जहां आपने लैब इन्वेस्टिगेशन भी कर ली, यानी आपने रूटीन पोस्टमार्टम तो कर लिया, रूटीन पोस्टमार्टम करने के बाद आपने एडिशनल इन्वेस्टिगेशन भी कर ली, आपने पोस्टमार्टम फाइंडिंग करने के बाद लैब इन्वेस्टिगेशन कर ली, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज कर ली, टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडीज कर ली, यानी आपने सारी स्टडीज कर ली, आप फिर भी पता नहीं कर पा रहे हैं कि कॉज ऑफ डेथ क्या है। तो ऐसी डेथ जिसमें नो फाइंडिंग है, मतलब बिल्कुल फाइंडिंग नहीं है, मिनिमम फाइंडिंग होती है ऑब्सक्योर ऑटोप्सी, नो फाइंडिंग होती है नेगेटिव ऑटोप्सी, मतलब ऐसी ऑटोप्सी जिसमें आप कुछ पता ही नहीं कर पाए, नो फाइंडिंग है बिल्कुल, इसको बोलते हैं नेगेटिव ऑटोप्सी। ये 2 to 5% केसेस में देखने को मिलती है। अब इस ऑटोप्सी का रीजन ये हो सकता है कि या तो जो बंदा परफॉर्म कर रहा है उसके साथ उसमें एक्सपीरियंस ना हो, वो कोई गलती कर रहा हो, कैच ना कर पा रहा हो, या तो ये रीजन हो सकता है। इसके अलावा कुछ केसेस ऐसे भी देखे जाते हैं जहां नेगेटिव ऑटोप्सी हमें देखने को मिलती है, यानी बंदा सही भी कर रहा है तब भी हमको कोई फाइंडिंग नहीं मिल रही है। तो ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं वेगल इनहिबिशन के केस में, लैरिंगोस्पाज्म के केस में और एपिलेप्सी के केस में। सब कुछ बंदा सही परफॉर्म कर रहा है तब भी पता नहीं कर पा रहा है कि कॉज ऑफ डेथ क्या है। तो ये किस में देखने को मिलता है, वेगल इनहिबिशन, लैरिंगोस्पाज्म और एपिलेप्सी के केस में नेगेटिव ऑटोप्सी देखने को मिलती है, यानी जीरो फाइंडिंग देखने को मिलती है, पता ही नहीं लगता कि कॉज ऑफ डेथ क्या है। नाउ लास्ट ऑटोप्सी, दैट इज अवर 9th, दैट इज सेकंड ऑटोप्सी। सेकंड ऑटोप्सी को हम रीपोस्टमार्टम भी बोलते हैं। ये उस बॉडी पे परफॉर्म होता है जिस पे पहले से एक बार ऑटोप्सी हो चुकी है। अब पहले से एक बार ऑटोप्सी हो चुकी है तो दूसरी बार ऑटोप्सी होने के क्या रीजन हो सकते हैं, या तो वो पर्सन जिसकी ऑटोप्सी हुई है उसके जो रिलेटिव्स है वो उस ऑटोप्सी से सेटिस्फाइड नहीं है जो पहले ऑटोप्सी हुई है, ठीक है, या फिर पहली ऑटोप्सी में हम कॉज ऑफ डेथ को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए थे तो हम सेकंड ऑटोप्सी करेंगे। तीसरा, इस बात का सस्पिशन है कि जो डॉक्टर ऑटोप्सी परफॉर्म कर रहे थे वो इसमें मिले हुए हैं और उन्होंने ऑटोप्सी सही से परफॉर्म नहीं की है, उन्होंने क्या किया, कुछ धोखेबाजी की है। चौथा ये हो सकता है कि कस्टोडियल डेथ का केस रहा हो और पुलिस भी इसमें मिली हो, पुलिस का भी इसमें क्या हो, मिली भगत हो, तो फिर हम क्या करेंगे, सेकंड ऑटोप्सी परफॉर्म करने की परमिशन लेंगे। तो दिस वाज ऑल 9 टाइप्स ऑफ ऑटोप्सी दैट आई टॉट यू। ये लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।